नमस्कार, आप देख रहे हैं दृष्टि न्यूज। तमाम खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कारगिल में पाकिस्तान से हुए युद्ध में लड़ाई लड़ने वाले योद्धा नायक दीपचंद फौजी भारत भ्रमण पर निकले हैं। कारगिल युद्ध की 25वीं वर्षगांठ को लेकर पूरे भारत का भ्रमण कर रहे हैं। पहले और दूसरे पड़ाव के पूरे हो जाने के बाद तीसरे पड़ाव पर उनका विदिशा में आगमन हुआ। सेना में रहने के दौरान फौजी नायक दीपचंद सेना के खुफिया विंग में भी तैनात रहे, जहां उनकी पहचान फयाज के नाम से होती थी। इस दौरान उन्होंने 8 आतंकवादियों को मार गिराने में अहम भूमिका निभाई थी। इस भारत भ्रमण का मुख्य उद्देश्य युवाओं को सेना के प्रति जागरूक करना है और उनको मजबूत बनाना है। फौजी दीपचंद नायक ने कहा कि युवा छोटी छोटी बात पर नाराज हो जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं अथवा गलत संगत में पड़ जाते हैं, लेकिन वह खुद उन युवाओं के लिए एक प्रेरणा है जो अपने दोनों पैर और हाथ गंवा देने के बाद भी आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। नायक दीपचंद फौजी ने ऑपरेशन रक्षक जम्मू एंड कश्मीर, ऑपरेशन विजय कारगिल और ऑपरेशन पराक्रम राजस्थान के दौरान वह देश के लिए सीमा पर डटे रहे। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रघुवीर चरण शर्मा द्वारा बनाए गए शहीद ज्योति स्तंभ को देखकर वह काफी निराश हुए और उन्होंने स्थानीय लोगों के साथ प्रशासन को उसकी देखरेख कर सफाई कराने का आग्रह किया। कारगिल योद्धा श्री दीपचंद जी भारत भ्रमण की यात्रा पर निकले हैं। युवाओं में संदेश दे रहे हैं, नशे से दूर रहें, देशभक्ति के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं। कारगिल युद्ध उन्होंने लड़ा था और भी कई युद्ध उन्होंने लड़े हैं और एक आर्मी की इंटेलिजेंस में भी वो रहे। 8 महीने उसमें काम किया, जिसमें वो दूसरी वेशभूषा में रहते थे, नाम बदल के रहते थे और उस कारण 8 आतंकवादियों का उन्होंने पता लगाया था और उन 8 आतंकवादियों को ढेर किया गया था। तो ऐसे योद्धा का विदिशा से निकलना हो रहा था, मुझे सूचना मिली, इसलिए उनका स्वागत किया गया है। मेरी शॉप पर आए थे, वहां पर उनका स्वागत किया। उसके बाद शहीद ज्योति स्तंभ पर आकर उन्होंने दीप प्रज्वलित किया है और अब वो यहाँ से आगे की यात्रा की ओर निकल जाएंगे। सबसे पहले तो मैं जय हिंद बोलता हूँ। सभी विदिशा के जितने भी हमारे भाई हैं, सबको धन्यवाद है कि आप लोगों ने एक सैनिक को सम्मान दिया। मेरा नाम नायक दीपचंद 1889 मिसाइल रेजिमेंट कारगिल। 3 पराक्रम में मैंने भाग लिया है: ऑपरेशन रक्षक जम्मू एंड कश्मीर, ऑपरेशन विजय कारगिल और ऑपरेशन पराक्रम राजस्थान। अभी मैंने 25वीं वर्षगांठ हो गई थी हमारी कारगिल की, तो मैंने सोचा था कि स्कूटी के ऊपर मैं 25वीं वर्षगांठ जो सिल्वर जुबली है वहां पर मनाने जाऊं, मगर गाड़ी का बंदोबस्त हो चुका था। तो मैं 26 जुलाई को देवलाली नासिक महाराष्ट्र से निकला था और पहला जो ट्रिप था मेरा गलवान घाटी, चेचन ग्लेशियर, तुर्तुक और उसके बाद में लेह लद्दाख और कारगिल के अंदर 15 अगस्त को मैंने अपने भाइयों को श्रद्धांजलि दिया। इस बीच में जितने भी स्टेट आए थे, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो राजस्थान हो, उसके बाद में पंजाब का कुछ एरिया, यूपी का, चंडीगढ़, ऐसे कई एरियो से होते हुए मैंने 7000 किलोमीटर का सफर 26 दिन के अंदर तय किया था। उसके बाद दूसरा पड़ाव बीच में महाराष्ट्र में लोकल में किया। तीसरा पड़ाव ये यहाँ से है। मैं अभी जो हमारा एक रेजांगला का युद्ध हुआ था चाइना के साथ में, पहले आप लोग कभी देखते हो रेजांगला युद्ध, जिसमें हमारे अहीर भाइयों ने चक्के छुड़ा दिए थे चाइनीज सैनिकों के। तो 18 नवंबर को हरदोई के अंदर उसका शहादत दिवस मनाया जाता है। उसके सिलसिले में मुझे चीफ गेस्ट बुलाया गया है, तो मैं भारत भ्रमण कर रहा हूं और मेरा उद्देश्य यही है कि सेना के प्रति युवाओं को जागरूक करना। और जो आज युवा छोटी छोटी चीजें लेकर के मनमुटाव कर लेते हैं, आत्महत्या करने लग जाते हैं, एक देश के प्रति जागरूकता नहीं है, उन जागरूकता एक अभियान छेड़ा है मैंने। तो मैं स्कूलों में जाता हूँ, जितने भी शहीद स्मारक उनके शहीद स्मारकों में जाता हूँ, जितना मौका मिलता है रास्ते के अंदर, जो भी चाहे वो कारगिल का शहीद हो, तो 71, 65 का जो भी शहीद परिवार मिलते हैं, मैं उनको मिलने की कोशिश करता हूँ। उद्देश्य मेरा यही है कि आज भी हम लोग भारत माता की जय बोलते हैं, कोई शहीद हो जाता है, झंडे झंडे लेके आ जाते हैं, मगर उसके पीछे उस परिवार का क्या पालन पोषण हो रहा है सही से, इस चीज का कोई लोकार्पण नहीं करता। चाहे वो नेता हो, अभिनेता हो, वादे हर आदमी करते हैं, उनमें से हम भी शामिल हैं। हम भी बड़ी बड़ी बातें बोल देते हैं कि भाई न्यूज के सामने हम लोग ये लोकार्पण कर देंगे, वो लोकार्पण कर देंगे, मगर उनको सबसे ज्यादा लोकार्पण की जरूरत होती है 10 मिनट बैठे उनके साथ में, उनका हाल चाल पूछे। क्योंकि आज भी ऐसे बहुत से परिवार हैं जिनका एक ही बेटा था, वो भी चला गया है, इकलौते माँ बाप रहते हैं, 20-20 साल की हमारी जो बहनें हैं वो वीरांगना हो चुकी है। तो उनको एक सहारा बनने की कोशिश करिए। पैसा एक अलग मैटर रखता है, मगर उसके साथ आप बैठोगे तो उसको लगेगा कि हाँ भाई कोई अपनापन है, मतलब क्योंकि वो राष्ट्र के लिए गए हैं, न कि हमारे लिए गए हैं। तो आज भी बहुत से आदमी, ऐसा नहीं बोलूंगा कि सबने मुंह मोड़ लिया है। आज अगर मुंह मोड़ दिया तो मैं यहाँ पर नहीं होता, आप सामने नहीं होते, मगर फिर भी राष्ट्रभक्त बहुत आदमी है, जितने भी होते हैं कि आवाज क्यों ना होते, राष्ट्रभक्त के लिए वो बहुत ज्यादा रखती है। तो मेरा चाहे मेरी कंडीशन ऐसी है, मैं चाहता हूँ कि जब तक
इस शरीर के अंदर सांसें हैं, आखिरी सांस आखिरी कदम तक, जिस तरह हम लोग आखिरी गोली तक दुश्मन से लड़ते हैं, उसी तरह मैं चाहता हूँ कि जब तक मैं जीव संसार के लिए कुछ न कुछ करके जाऊंगा। मैं खुद ड्राइविंग करता हूँ इस कंडीशन में, और बाकी आप जैसे आदमियों के लिए है कि भाई छोटी छोटी चीजें लेके हम लोग बैठ जाते हैं, मुझे ये दर्द हो गया, मुझे वो दर्द हो गया, तो मुझे देख करके एक जागरूकता बढ़नी चाहिए कि भाई इस कंडीशन में भी जब मैं काम कर सकता हूँ, आप क्यों नहीं कर सकते। मेरा उद्देश्य यही है कि आज नशाखोरी बहुत ज्यादा हो रही है, आप देखते हो, तो युवा काफी नशे के अंदर लिप्त हो रहे हैं, तो उनको भी हम लोग 10 मिनट बैठेंगे, क्योंकि अगर जो रास्ता भटक चुके हैं तो उनको रास्ते के ऊपर लेके आना हम सबका फर्ज बनता है। ऑपरेशन पराक्रम के दौरान मेरा बम ब्लास्ट हुआ था, जिससे मेरा हाथ उड़ गया था, मेरा पूरा पेट फट चुका था, और डॉक्टरों ने जान बचाने के लिए मेरी टांगे काटनी पड़ी। पूरी रात मेरा ऑपरेशन चला था, 17 बोतल मुझे खून की चढ़ी थी, 5% मेरे बचने के चांस थे, बाकी भगवान भरोसे हैं। हमारे कमांडिंग ऑफिसर को डॉक्टर ने बोल दिया था ही इज डेथ। अगर दोबारा हमारे कमांडिंग ऑफिसर ने बोला कि चेक करो, चेक करने के बाद में डॉक्टर ने बोला कि सर इसका अगर टांगे काट दी जाए तो 5% चांसेस हैं हमारी तरफ से बचाने की, बाकी भगवान भरोसे छोड़ दो। तो हमारे कमांडिंग ऑफिसर ने साइन किया और मेरा पूरी रात ऑपरेशन शुरू हो गया। ऑपरेशन करके जब डॉक्टर निकला था तो 72 आवर्स का टाइम दिया था कि 72 घंटे के बाद अगर इसको होश आ जाएगा तब इसको हम बताएंगे कि क्या आगे की प्रतिक्रिया। मगर जाकुर आके सही मार सके ना कोई, 12 घंटे बाद ही मेरी आंखें खुल गई। 6.5 फुट की मेरी हाइट थी, क्रॉस कंट्री करता था मैं, 2nd डिवीजन पाता था, और आज आपके सामने कंडीशन ऐसी है। एक जन्मजात बंदा दिव्यांग हो जाता है, उसके लिए आसान हो जाता है पूरा जीवन जीना, मगर आप पूरा अच्छी तरह जीवन जी करके फिर अगर आप दिव्यांग होते हो तब बड़ा मुश्किल हो जाता है। मगर इसको हम लोगों ने सोच के रखना कि वो जो है, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गीता में लिखा था, वो गीता के शब्द मुझे याद आए कि जो हुआ है अच्छा हुआ है, जो हो रहा है वो भी, और जो होगा वो भी। आने वाला कल लगा लो, अभी वर्तमान लगा लो, बीत गया लगा लो। तब फिर मैंने इस मातृभूमि को 6 महीने बाद नमन किया, डुप्लीकेट टांगे मिली मुझे, और एक आशीर्वाद मांगा कि जैसे तूने मुझे बचपन में चलना सिखाया है, एक ऐसा आशीर्वाद दे ताकि मैं अपना पुनः जो जीवन मुझे मिला उसको मैं अच्छी तरह निभा सकूं। यादव जी, कल तक आप देश की बॉर्डर पर देश की सेवा कर रहे थे, आज आप देश के अंदर समाज सेवा के उद्देश्य से आप निकले, जैसे नशे में बच्चों को बताया या अदर भी और भी एक्टिविटी आपने बताई। आज देश की राजनीति को, देश की अधिकारशाही को, या देश में शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था या सड़क की व्यवस्था को आप कहाँ देखते हैं? उसके दोषी हम लोग सब हैं, चाहे वह पत्रकार हो चाहे आम जनता हो। क्यों है? क्योंकि हम ये चीज की डिमांड ही नहीं कर रहे किसी को। एक बंदा बता दीजिए, या कोई पत्रकार या कोई आम जनता कभी बोलती है कि हमें अच्छे फैसिलिटी चाहिए, अच्छा हॉस्पिटल चाहिए या अच्छा स्कूल चाहिए? कोई नहीं बोलता ना। हमें तो सिर्फ अपना स्वार्थ चाहिए जी, मुझे मेरा बेटा लगा दो, मेरा ये कर दो, गली पड़ी है कुछ भी लगा दो, हम झाड़ू तक नहीं मारते। तो ये दोषी हम लोग हैं। सरकार को दोष देने से पहले हमने देखना चाहिए। अगर हमको पता है, आपकी बड़ी बात पूरी करता हूं, हमको पता है कि सरकार के सब आदमी नुमाइंदे 5 मिनट जो अच्छे काम भी तो कुछ कर रहे होंगे, सभी तो खाने पीने वाले नहीं है। अगर खा रहे हैं तो खिलाया कौन रहा है? उदाहरण के तौर पर 2 आदमी गांव से पुलिस में लगे, दोनों इकट्ठे भर्ती हुए, इकट्ठा प्रमोशन हुआ, इकट्ठे रिटायरमेंट हो गए। जब दोनों आदमी रिटायरमेंट होके आए, एक आदमी के पास गाड़ी घोड़ा बंगला था, एक आदमी जैसे गया था वैसे आ गया। जब वो गांव से निकलते तो गांव वाले उनको बोलते कि यार देखो ये दोनों भर्ती हुए थे, एक को देखो जैसे गया था वैसे आ गया, और इस दूसरे को देखिए आप गाड़ी घोड़ा बंगला। यानी कि हम करप्शन को बढ़ावा दे रहे हैं। ईमानदारी की वैल्यू हमारे अंदर है ही नहीं। अगर ईमानदारी की वैल्यू होती तो हम उसको उदाहरण उसको तरफ देते, देखो यार जैसे गया था आज भी इसके अंदर इतनी ईमानदारी है, लेकिन उसको हम नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ये चीजें हमारे अंदर भरी हुई है। आज हमको पता है कि वो नेता खा रहा है, फिर भी हम उसकी चापलूसी करते हैं। हमारे अंदर ताकत ही नहीं कुछ बोल सके। मतलब उतने फ्रीडम आप दूसरों के कंधों पर मत रखिए, अपने आप मत रखो। कोई पत्रकार लगा लो, कभी बोलता है कि सर एक पूछने की हिम्मत नहीं, वो बंदा बोलता है इसका नाम नोट करो भाई, वो बंदा बैकफुट पे हो जाता है। तो एक अंदर का जमीर जगाइए सर, क्योंकि जीना मरना ऊपर वाले के हाथ में, किसी के हाथ में भी नहीं है। अगर अपने राष्ट्र के लिए कुछ भी आवाज उठानी है तो दिल खोल के उठाइए। मतलब अब सबका राष्ट्र ही है, ऐसा नहीं कि मरने के बाद में स्टेचू लगा दो और ये जय जयकार कर दो। नहीं, राजनीति के अंदर भी अच्छे आदमी भी हैं, उनको आप अच्छी सम्मान करिए, जो बुरे हैं उनका विरोध भी करिए आप लोग। मैं बोल रहा हूँ कि हम लोगों का स्टार्टिंग से होता है, करप्शन हम लोगों से होता है। उदाहरण के तौर पर गाड़ी का टायर पंचर हो गया, मैंने खुद एक्सपेरिमेंट किया है, मेरी खुद का मेरी स्कूटी का हम लोगों ने नया टायर स्कूटी खुद लेके गया हूँ। बंदे को बोला मैं थोड़ा उधर बाजू में जाके आता हूँ, तो स्कूटी पंचर लगा देना। पंचर था ही नहीं, हमने तो हवा निकाली थी, और जैसे ही उसने लगाया 10 मिनट बाद हम आए, बोला सर 2 पंचर थे, आप इतने पैसे दे दो। तो हमको तो पता पंचर है ही नहीं। तो करप्शन कहाँ से शुरू होता है? जड़े हम लोग ऊपर कब होती है, हम अपना हक मांगते नहीं है। हम लोग हर समय क्या लेते हैं, ले दे के कुछ हो जाए। मैं भारतीय सेना के अंदर हूँ, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है हिंदुस्तान की भारतीय सेना, जहां पर आज भी लेन देन नहीं चलता है, इसलिए देश टिका हुआ है और उसको हम नमन करते नहीं है। मतलब आज निस्वार्थ देश की जो ऑक्सीजन है वो हमारी भारतीय सेना है।
क्यों है? क्योंकि आज भी हम निस्वार्थ काम करते थे, आंधी हो तूफान हो। हमारे अंदर कभी भी नहीं रहता कि मैं गुजराती हूँ, मैं मद्रासी हूँ, मैं बंगाली हूँ, मैं उड़िया हूँ, मैं मध्य प्रदेशी हूँ। हमारे अंदर एक ही भावना रहती है कि मैं एक हिंदुस्तानी हूँ और एक हिंदुस्तान की सेवा करनी, मेरे तिरंगे की सेवा करनी है। आज हम लोग किसमें बटे हुए हैं? यही देख लो, हम लोग तो पत्रकार लोग वालों, किसी लगा लो, कहीं मिलते हैं तो अरनेम क्या है, सरनेम क्या है, हम उसी चक्कर में रहते हैं। मतलब आज 21वीं सदी के अंदर हम कब होंगे एक? मतलब एक होना, इस राष्ट्र के लिए एक होना है। भले ही आप वैसे एक मत हो, मगर अपने तिरंगे के लिए एक हो जाओ ना सब आदमी। जावेद जी, अभी हम आपको शहीद ज्योति स्तंभ लेके चलेंगे।